हे हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो मैं आई हूँ वो 2025 के एग्ज़ाम कैलेंडर को डिस्कस करने के लिए आई हूँ और एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ में जो भी 2025 के लिए एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उनको क्या क्या एटीट्यूड एंड विद दिस एटीट्यूड हाउ टू टेक दिस 1 ईयर सो डैट आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो एक्चुअली में देखा जाए तो प्रीलिम्स के बाद ही सब अपना जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद वो वाले बच्चे भी आ जाएंगे जो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने अपना प्रीलिम्स दिया होगा। तो इसमें हुआ ये कि उनको लेके ठीक से शायद प्रिपरेशन नहीं होगी, तो नेक्स्ट ईयर भी वो गलती ना हो, एक तो वो आ जाएंगे। दूसरा, जो सच में फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं तो उनको एक बहुत बड़ी गाइडेंस जो है वो इनको चाहिए। और अभी जो बच्चे हैं जो 12th में अभी जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो अब ये सब देखते हुए कैसे 1 2 या 3 साल का जो है वो टारगेट आप देख सकते हो, वैसे कैटेगरी वाले बच्चे भी इसको लेके थोड़ा अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो 2 साल की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और उसके अलावा जो फाइनल ईयर अपने एग्ज़ाम दिए है और यूपीएससी की प्रिपरेशन में उतर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो डेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस कैसे अपनी प्रिपरेशन लेके चलना चाहिए इसके ऊपर हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। मैं ये डिस्कशन लेने से पहले थोड़ा सोच रही थी, उसका रीज़न ये था कि अब जो है ना वो प्रीलिम्स हुआ नहीं है, तो प्रीलिम्स होने से पहले जब हम 2025 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव लगता है कि 2025 वाला एग्ज़ाम, नहीं नहीं हमें तो 2024 का ही क्लियर करना है। तो आपको पता है कि अभी ये जो देखेंगे उसके लिए 2024 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम क्यों 2025 के बारे में सोचें। तो अभी आप ये मत देखना, उसके बाद देख लेना, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों के साथ में मैं ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो अब मैंने आपको टारगेट दिया है, वो टारगेट के बाद में फिर आपसे मैं बात करूँगी कि कैसे आपका टारगेट चल रहा है, क्या चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। न्यूली जो अभी यहाँ मेंटरशिप सेशन लॉन्च हुआ है SLV IAS ऐप में, ये क्योंकि ये 599 का जो एक स्मॉल सा एक पैकेज है वो इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो मेंटरशिप आप SLV में जो भी यहाँ पे कोर्स लोगे तो आपको मेंटरशिप जो है फ्री है, ठीक है। मेंटरशिप फ्री इन द सेंस आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं मंथली आपके साथ में आके एक स्ट्रैटेजी वगैरह जो है वो शेयर करूँगी, तो ये एज ए ग्रुप चलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्राइवेटली कुछ बात करना होता है, डिस्कस करना होता है अच्छे तरीके से, जो है अपने प्रिपरेशन के बारे में उनको एक फाइन ट्यून करने के लिए एक पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है। इसीलिए मतलब यहाँ जो सेशन है इसको लॉन्च किया है सर ने। उसका रीज़न ये है कि कम से कम मैं बहुत अच्छे से आपकी तकलीफ़ समझ पाऊँगी, जो भी गाइडेंस है आपको अलग अलग तरीके से मतलब मुझे देने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मेंटरशिप एक ऐसी जर्नी है जो एक प्रिपरेशन में आप लोगों को एकदम से साथ में रहे तो ये आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो है आपको अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूपीएससी जो है अपनी जो 2025 का जो डेट लिस्ट है इसको निकाला है। अगर इसमें हमारे पते की बात अगर मैं यहाँ पे आपको नोट करके लेके जाऊँ तो वो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। लेकिन ये जितने भी एग्जामिनेशन अभी यहाँ पे दिए गए हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ ऐसे मतलब जो है वो क्या बोलते हैं प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी टारगेट जो है वो बना के चलो। लेकिन अगर मेरी एक डिसीजन अगर आप लेने के लिए मुझे बोलोगे तो अगर 1 साल आप यूपीएससी सिविल सर्विस के ऊपर लगा सकते हो तो 1 साल पूरा का पूरा इसको दो, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो जब जब हम यहाँ पे डेट देखते हैं तो हमारी 25 मई जो है वो एग्ज़ाम 2025 में ये डिक्लेयर हुआ है। वैसे ही यहाँ यूपीएससी मेंस जो है वो 22 जो है 5 दिन के लिए ये यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये मई देन देन यस जून में 6 7 8 3 महीने का यहाँ पे डिफरेंस दिखता है।
ये 3 महीने का भी डिफरेंस नहीं रहेगा। 1 महीना तो आपका रिजल्ट के वेट में ही आप कर दोगे, ठीक है। 2 से ढाई महीना ही केवल आपको यहाँ पे जो है प्रॉपरली पढ़ने के लिए टाइम रहेगा। तो अब करें क्या, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें? तो देखो अभी तो मई आया भी नहीं है, अभी तो यहाँ मई आने वाला है, मतलब कि आप एकदम सही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। 1 साल की जो है वो प्रिपरेशन हमें चाहिए, ठीक है। 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए, मतलब अगर मई में एग्ज़ाम है तो ये प्रिपरेशन को कैसे लेके चले, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, अब खुद देखिए कि हमें जो है मेंस एग्ज़ाम्स, मतलब कि हमें राइटिंग की ज़रूरत है मेंस एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए। दूसरी, हमारे प्रिलिमिनरी को पास करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो प्रिलिम स्टार्ट होगा मई में, ये साथ में रुकेगा नहीं, आपको पास करना है, इसीलिए आप जाओगे यहाँ। तो मंथ ऑफ 8 आप यहाँ पे लिखोगे मेंस एग्ज़ाम, फिर आपकी इंटरव्यू चलेगी, ठीक है। तो अप्रैल में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये 1 साल का प्रोसेस जो है हमें ऐसा लेके चलना है कि आपका पूरा 1 साल आप पढ़ाई करोगे, 1 साल एग्ज़ाम दोगे और कहीं पे भी रुकना नहीं है, और उसके बाद में आप क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलोगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर एटीट्यूड की ज़रूरत है। प्रॉपर एटीट्यूड मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक बच्चा जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए सोच रहा है, या फिर 2024 के प्रीलिम्स के बाद जो भी यहाँ पे जिनका नहीं होगा, भगवान करे हो जाए, लेकिन जिसका भी यहाँ पे नहीं हो रहा है वो भी ये स्ट्रैटेजी को लेके चल सकता है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मजबूत करनी है, एनसीईआरटी आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है, ये चलना है। दूसरा, आपको पक्का यहाँ पे कोर्स जो बहुत मिनिमम अमाउंट में आप ले सकते हो, जैसे कि SLV IAS की कोर्स मैं सजेस्ट करूँगी लेने के लिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा अगर पैसे नहीं हैं तो हम ये कोर्स नहीं लेते हैं, लेकिन कोर्स ले तो क्या फ़ायदा है कि आप अपने आप को एक मतलब एक गाइडेंस के अंदर रखोगे। उसके अलावा आप क्या करोगे, अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ में लेके आओगे कि अरे आज क्लास है, हमें ये पढ़ना है, आज टेस्ट देना है। अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन में रहे और सेल्फ कंट्रोल ना रहे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्शन हो जाता है। तो आप एक कोर्स ले रहे हो, लेकिन हाँ, ये कोर्स लेते हुए आप अपने आप को भी सेल्फ कंट्रोल में रखना है कि प्रॉपर डायरेक्शन में आप इसको लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, ये कोर्स में आपका प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट, मेंस वाले सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, सब इसके अंदर में पूरी की पूरी ट्रेन आपको किया जाएगा, क्योंकि मेंस की जो मोस्टली सब्जेक्ट है वो मैं ले रही हूँ। तो मेंस में कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, कैसे उस समय मेंस को आंसर राइटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ जो है वो दिमाग में आनी चाहिए, ये सब एक सब्जेक्ट को जब आप सही से समझोगे तभी जाके उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। और तीसरा यहाँ पे आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि अभी जाके चूज़ करना ही है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ के साथ में आगे बढ़ना है। अब इसमें क्या आता है कि एनसीईआरटी को पहले कैसे पढ़े, तो एनसीईआरटी को जैसे एक रीडिंग करना है, और इसके ऊपर एनसीईआरटी रीडिंग करने के साथ साथ आपको कैसे उसको मार्क करके चलना है। मतलब पढ़ना नहीं है, इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। आपको सोचो कि एक 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, मतलब 12th स्टैंडर्ड की अगर साइंस अगर आप ना पढ़ो, लेकिन आर्ट्स वाले जितने भी पॉलिटी वाला हो गया, पॉलिटिकल साइंस, IR, ये सब टॉपिक का जितने भी आपकी एनसीईआरटी, ये सब आपको पढ़ना है। ये पढ़ते हुए आप समझोगे तो आप खुद सोचोगे, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब मतलब 16 साल 17 साल के थे, तब जाके आपको एनसीईआरटी समझ में इतना ज़्यादा नहीं आता। आज आप 21 साल के हो, आपको ये एनसीईआरटी समझना है, मतलब कि इसको अप्लाई करके देखना है एक एज एन IAS ऑफिसर। तो एनसीईआरटी जो है वो पढ़ते रहना है। साथ में आपका कोर्स चलेगा तो एक दिन एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की क्लास चलती रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ऑप्शनल अभी के अभी चूज़ करना है, क्योंकि ये जो 7 के जो आपके मई, या तो मई टू जून, ठीक है, मई जून तक, जब तक कि प्रीलिम्स अभी होने वाला है, आप यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म करोगे। एनसीईआरटी पढ़ के कैसे ख़त्म करना है, उसको अंडरलाइन करके, उसको समझ के कैसे समझना है, एग्जाम्पल लगा के, एनालाइज करके। तो एक बार एक एनसीईआरटी को पढ़ के रख दो। अब एनसीईआरटी को भी कैसे पढ़े, सब्जेक्ट वाइज पढ़े। हिस्ट्री उठा लो तो हिस्ट्री की 6th 7th 8 9 10 पूरा ही कर लो। फिर ज्योग्राफी उठा लो, ज्योग्राफी में से 8 9 10 ऐसे वाले क्लास के सब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। देन पॉलिटी उठा लो। तो कम से कम आपको एक सारी चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप कोर्स देखोगे, जब आप पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे ब्लैंक माइंड में आ गए, आपको एक आइडिया लगेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट वाइज आपको करने के लिए अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है।
जब आपने सोच लिया कि यूपीएससी आपको करना है, तब आपके पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो एक तो यहाँ कोर्स आपको ऐसा लेना है जिसमें आपको बहुत सुविधा उसमें मिल जाए, ठीक है। और दूसरी, जब आप इसको एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने एक महीने में अगर मान लो कि आपने कम से कम 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो आप एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है इसमें रेस्ट कर रहे हो। सर पूरे अपने आप को एक एटीट्यूड में लेके आओ, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, एक्सरसाइज करो, अपना जो पूरा मकसद जो है वो डिसाइड कर लो। पहला 2 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स में जैसे ही, और उसके साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर देखो, ये जो पूरा यूपीएससी की जो जर्नी है ना, इसमें लिखते रहना है, ठीक है। राइटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो न्यूज़पेपर के रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम जैसे रीडिंग कर लो, उसके बाद सर का एनालिसिस आता है, वीर सर का, तो वो एनालिसिस सुन लो, ठीक है, लिसन, क्योंकि गुड लिसनर भी होना ज़रूरी है आपको। देन आपको क्या करना है, उसके बाद नोट्स भी जो है उसको बनाते रहना है। स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जो भी पीडीएफ आपको दिख रही है वीर सर का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प करता है। देखो, जब क्वेश्चन को लिखने बैठोगे तो लिखने को नहीं आएगा, और वो लिखना जो प्रैक्टिस है वो शुरू से करनी है। अब क्या लिखें, जो दिमाग में क्लैरिटी होगी वही दिमाग में क्लैरिटी आपको लिखने में आएगी। तो उसको कैसे लिखना है, क्या है, वो मैं आपको कोर्सेज के अंदर जो है वो गाइड करती रहूँगी। और उसके पास मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, अगर आप इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में ले रहे हो तो मैं पर्सनली आपको और भी चीज़ें बताऊँगी, मतलब आपको पर्सनली एक अटेंशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी, नोट्स बनाते बनाते इसमें कहीं पे भी आलस नहीं दिखाना है कि क्या ये पूरा लिखना है, क्या ये नहीं लिखना है। याद रखो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोई और लिखेगा, और वो लिखते हुए आपका क्या होगा कि सिलेबस के साथ में वो चीज़ आपको कनेक्ट होती हुई जाएगी। अब सिलेबस जब भी एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स का यूपीएससी का सिलेबस, देन मेंस का जो जीएस पेपर 1 2 3 4 उसकी सिलेबस, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लो। टाइम टेबल बनाना है डेली रूटीन का, ठीक है। उसके बाद फिर सारी सिलेबस जो है वो एक साथ इकट्ठा करके रखना है। कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना है वो भी अभी के अभी चूज़ कर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल की क्लास करनी है। ये सब करते करते स्टार्टिंग आपकी एक दिन होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग से। ये रीडिंग के बाद में आप क्या करोगे, इसका नोट्स लिखोगे। तो या तो पॉज करते हुए लिखो या तो सुनते सुनते लिखो, तो क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ते जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग सोचते सोचते बहुत लेट हो जाता है लिखने में, और यहाँ एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का है, लेकिन स्पीड राइटिंग आपकी होनी चाहिए कि आप कितना फास्ट सोच के देख रहे हो, कितने जो वैलिड पॉइंट है वो लिखना है। तो ये एक दिन में प्रैक्टिस नहीं आएगा। जो न्यूज़ आप सुन रहे हो उसको सुनते सुनते में वहाँ कमेंट करने से अच्छा अपने नोट्स में जो है एक बार कमेंट कर लो, जय हिंद बोल दिया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी टाइम चिट चैट करने में ना लगाओ, और सीधा जो सर बोल रहे हो उसको लिखने की कोशिश करो, जो डायग्राम दिखा रहे हो उसको बनाने की कोशिश करो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आंसर प्रेजेंटेशन में शुरू से ही, ठीक है। तो कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करना, बस अपनी चीज़ें करते जाओ, देखो वो एंड में जाके आपको रिजल्ट देगा। तो ये आपकी न्यूज़पेपर होगी। उसके बाद आपको मान लो कि सुबह आपने एक 8 9 बजे तक ये न्यूज़पेपर पढ़ ली और नोट्स भी कंप्लीट कर लिया, अपने एक टारगेट बनाओ। उसके बाद 10 बजे से नाश्ता वास्ता करके बैठो, क्लासेस चलेगी, क्लास करो। क्लास करने के बाद में आपको वो सारे सब्जेक्ट के बारे में, जब शाम को टाइम रहेगा आपके पास या जो भी टाइम रहेगा, या फिर ऑप्शनल भी जो है क्लास करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, जीएस का ले लेते हैं जो कोर्सेज, और ऑप्शनल का नहीं लेते। आप खुद सोच के देखिए, जीएस के सब्जेक्ट तो फिर भी आपके पास एनसीईआरटी है, तब भी वो सब्जेक्ट के लिए हम इतना डर रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं कि कॉलेज में आपने कुछ पढ़ लिया तो उसी को ऑप्शनल ले लो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल जो है मेंस को क्लियर करने के लिए नहीं ले रहे हो, तो उसके ऊपर रिसर्च करो, कौन सा ऑप्शनल मुझे जो है वो अपने आंसर को लिखने के लिए बहुत अच्छे से मौका देगा, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, बहुत सारे टॉपर्स इसमें ले रहे हैं। तो ये कंपटीशन कि कोई बोलेगा कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा अगर आप वही ऑप्शनल लोगे, तो ऐसा नहीं है यार। प्रीलिम्स निकालोगे तब तो ना कंपटीशन आएगा, प्रीलिम्स निकालने के लिए ही अलग स्ट्रैटेजी है, वहाँ थोड़ी ना ऑप्शनल है। पहले के टाइम ऐसा हुआ करता था कि ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स में भी थी, तो तब होता था कि हाँ भाई यही ऑप्शनल वाले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे फिर आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब तो बढ़िया काम है, अगर आप बहुत फेवरेट सब्जेक्ट अगर ले रहे हो जिसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो, ठीक है, जैसे कि
हर साल आप देखोगे क्वेश्चन पेपर, अगर 3 साल के उठा कर देखोगे तो क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली दिखनी चाहिए, ताकि जीएस जो है आपका वो तो कम से कम अनप्रिडिक्टेबल है यार, इसमें से कौन से पढ़ो कौन से आ रहा है पता नहीं। लेकिन ऑप्शनल तो ऐसा ना करो, आप अपने 500 मार्क्स को लेके क्यों रिस्क ले रहे हो। तो ये सब जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसके बाद ही आपको ऑप्शनल उठाना है। आपकी फेवरेट सब्जेक्ट उठा के ऑप्शनल में चलोगे और उसके ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी। आप जिसके साथ कंपटीशन करोगे प्रीलिम्स पास करने के बाद में, वो आगे चला जाएगा, आपका मेंस यहाँ पे हो सकता है रुक जाए। लेकिन प्रीलिम्स को लेके जब श्योरिटी के साथ में आप यहाँ निकाल लोगे तो मेंस आपको श्योरिटी के साथ निकालना पड़े, इसीलिए ऑप्शनल को वैसे चूज़ करो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने ऑप्शनल की क्लास कर रहे हैं, तो ये चलेगा आपका लगभग 1 नवंबर तक, ये आपका टाइम टेबल लगना चाहिए। इसमें आप क्या कर रहे हो, डेली एक आंसर राइटिंग कर रहे हो, किसमें, एक जीएस का, एक यहाँ पे ऑप्शनल का। तो जो भी पोर्शन धीरे धीरे जो है कछुए की चाल चलनी है, न्यूज़पेपर आपको करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर लिखना है। न्यूज़पेपर पढ़ने में ही ऐसा होगा कि पेन रख के जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको सिलेबस के साथ में ज़रा लिंक करने की कोशिश करो कि कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक आ सकता है। अब तक वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा क्योंकि क्लास अभी स्टार्ट होनी है आपकी, तो तब जो है आपको एक आइडिया लगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। बैकग्राउंड स्टोरी में जाके जो है सर है ना जो एनालिसिस को जो है डिस्क्राइब कर दे, तो ये भी बहुत हेल्प कर देगा आपको बैकग्राउंड समझने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लास चल रहा है, ऑप्शनल कर रहे हो, उसके बाद आपका पूरा शाम के टाइम पे आप ऐसे करोगे कि आपका एक आंसर राइटिंग आप डेली शाम के समय एक लगा के रखो। एक आंसर राइटिंग जीएस का जो टॉपिक आपका हो गया, मेंस की क्वेश्चन उठाओ, लिखने की कोशिश करो, लेकिन लिखे कैसा उसको मेंस की जब क्लास शुरू होगी तो मैं बता दूंगी कि कैसे आपको एक आंसर को अप्रोच करना है, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो, अभी के लिए जो भी लिख रहे हो कम से कम वो टॉपिक को लेके तो वो लिखते जाओ। देन उसके बाद ऑप्शनल में जो आपको पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आपकी कंप्लीट हुए उसमें से एक क्वेश्चन उठाए प्रीवियस ईयर, उसको लिखो। तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप लिख रहे हो क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, या फिर आपका जो है मतलब कैसे इसमें राइटिंग एबिलिटी करनी चाहिए, ये सब बढ़ते जाएगी, ठीक है। सैटरडे संडे या संडे के दिन एक दिन आपको मिलेगा, ये संडे के दिन जो भी प्रीवियस वीक में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है, उसको रिवाइज करो। हो सकता है तो एक चैप्टर एनसीईआरटी को उठा लो, देख लो, वो एनसीईआरटी की टच में रहोगे तो बर्डन नहीं लगेगा। उसके अलावा आपने जितना टॉपिक ये वीक में किया है जो भी सब्जेक्ट का कोर्स के अंदर से क्लासेस में, उसको रिवाइज करो, ऑप्शनल को रिवाइज करो। और शाम के समय यहाँ योजना या कुरुक्षेत्र, ये जो मैगजीन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको लेके एक महीने में, तो मैं एक बोलूँगी संडे के दिन आप मैगजीन के लिए रख दो जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये एक महीने का, जैसे कि अभी जो महीना चल रहा है उसका प्रीवियस महीने का आपके पास योजना होगा, कुरुक्षेत्र होगा, करंट अफेयर्स होगा, 4 संडे इसके लिए रख दो। ये एक महीने में आपको कंप्लीट करना है। उसको लेके जब पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा जब आप समझोगे नहीं और अप्लाई नहीं करो। यूपीएससी जो है वो एप्लीकेशन बेस का है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो इकोनॉमी रिलेटेड है, साइंस एंड टेक रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उसको समझो, उसको लेके थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, पॉइंट्स जहाँ पे आपको दिख रहा है उसको अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है वो पिछले महीने का, उसको समझो। तो करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पढ़ना है, सिलेबस में कहाँ वो टॉपिक जो है वो ऐड हो सकता है, कौन से टॉपिक में से आया है, जीएस पेपर 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, देन उसके बाद कौन से सब्जेक्ट से है, ठीक है, कि पॉलिटी से है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, देन उसके ऊपर से क्या बोला गया करंट अफेयर्स में, उसको लेके नोट डाउन कर लो। अब जब आंसर राइटिंग करोगे तो याद रखना ये सारी करंट अफेयर्स की चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो योजना में, कुरुक्षेत्र में, इसको अपने आंसर राइटिंग में डालने की कोशिश करना। तो इससे होगा ये कि देखो मैंने साइकोलॉजिकल वे में बहुत ज़्यादा चीज़ बताती हूँ जो आपको करनी ही है, बट ये मत सोचो कि अभी उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ने को बोला मैंने, अगर एक भी स्टेप ब्रेक हुआ तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो होगा ये कि सी सैट की जो प्रैक्टिस है वो अभी से आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। उसके बाद जब लिखोगे तो मेंस की आपकी जो हैंड राइटिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस स्पीड ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी पहले से ही। और उसके बाद में जब आप इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ोगे या फिर जो न्यूज़ आप सुन रहे हो उसको कहाँ जाके आंसर में लगाना है, हाँ यार ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, ये टॉपिक ना इकोनॉमी में ये वाले टॉपिक के साथ में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ एज़ पर कि अभी भी ये करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़ में था, या फिर उसको लेके मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा।
तो आपकी जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं ना, वो स्टैटिक पोर्शन प्लस आपके करंट उसमें आप कैसे लिंक कर रहे हो इसके ऊपर ही मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन होता है। ऑप्शनल में भी ऐसी है, ऑप्शनल भी वैसे चूज़ करो जो करंट अफेयर जो आपने इतना ज़्यादा रेडी करके रखा हुआ है, वो कैसे आप एक ऑप्शनल में भी उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ब्लंडर करते हैं, 2 अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट होता नहीं है। ज़रा सोचो कि जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाह रहे हो उसमें से जो सक्सेस रेट कितना है। आज के 3-4 साल में, 5 साल में आपने बहुत ज़्यादा सुना है क्या इनकी जो रैंक अच्छी आ रही है या फिर ये क्लियर कर रहे हैं तो भी केवल उसमें सेटिस्फाई मत हो जाओ। देखो कि कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हमें क्लियर करने के लिए हेल्प कर रहा है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए ऑप्शनल को चुनो, ठीक है। तो ये संडे वाले दिन ये आपका चलना चाहिए, बाकी सारे दिन आपका ये चलना चाहिए। और संडे की शाम या फिर कोई एक दिन आप ऐसे कर लेना कि अपने आप को रेस्ट दे देना, ताकि आप थोड़ा रीजेन्युएट कर सको वापस वो वीक में भागने के लिए। तो आप एक आईएएस ऑफिसर हो, एक सिविल सर्वेंट हो, ये दिमाग में रख के ही आपको एक एटीट्यूड लाना है। टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, अपनी जितनी भी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। जैसे कि किसी की शादी हो गई, किसी का रिश्तेदार का यहाँ पे जाना है, कहीं घूमना है, फिरना है, हर चीज़ में अपने आप को काटना शुरू कर लो। फ़ोन को लेके दोस्तों से थोड़ा कटना शुरू कर लो, क्योंकि दोस्त तो बाद में मिल ही जाएंगे, लेकिन जो दोस्त आप आज के टाइम पे आप उसे कट रहे हो, कल तक क्लियर करने के बाद वो वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जब आप उनके साथ में घूमोगे फिरोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो आपको ना एक आर्मी मैन की तरह एक डिसिप्लिन लाइफ में आनी है, ठीक है। अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लगाना है, कितने घंटे सोने हैं, कितने घंटे उठने हैं, कितना एंटरटेनमेंट करना है, ऐसे लेके चलना है, क्योंकि बाद में भी आपका लाइफ यही होने वाला है। ये एक एटीट्यूड की डिफरेंस है, वरना हर किसी को नॉलेज है, हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई यहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर चुका है। लेकिन याद रखना, कुछ ही लोग ऑफिसर बनते हैं, और ये ऑफिसर बनने के लिए वो एटीट्यूड उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने वहाँ पे जो है वो फॉलो किया होगा, इसी के साथ में मतलब उनका ये जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ, ठीक है। एंड वन अमंग दम इज़ मी ऑल्सो, कि मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता रही हूँ। जो डिफ़िकल्टीज़ आपको यहाँ पे इस चीज़ को करने में आएगी, आपके पास टाइम होगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए। आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे पढ़ते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके ऊपर मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है, वो चीज़ को आप फोकस दे के यहाँ पे चलोगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ जो है वो ठीक से लेके चलते नहीं हैं। जो भी मान लो उन्होंने ऑप्शनल नहीं लिया होगा, राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं होगी, कोर्सेस नहीं लिया होगा, अपने सेल्फ से पढ़ लेंगे ये सोच के, 1-2 दिन बैठ के पढ़ेंगे, तीसरे दिन जो है फैमिली वालों को लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, बेकार का बैठे हुए घर पे, काम बोल देंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपका दिमाग यहाँ से डाइवर्ट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये कि आप अपने आप को 1 साल सस्टेन करके चल लो। ये 1 साल आपकी प्रिपरेशन अगर सही हो गई तो नेक्स्ट आने वाला साल में आपका फटाफट यहाँ पे जो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के साथ में आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 1 साल आपकी जो डिसिप्लिन है, ये आपका करियर, ये आपका लाइफ, ये सब कुछ बना सकता है। तो यहाँ से अपने आप को लेके चलो। आपकी जो शेड्यूल है मुझे आप प्राइवेटली भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो, लेकिन आप मेंटरशिप ग्रुप में आओगे तो मैं और ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं और वीर सर आपसे जो है वो पर्सनली थोड़ा और ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है, बहुत ज़्यादा बच्चे, आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है, हमें क्वेश्चन पूछने नहीं मिलता, बस इसी चीज़ के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ज़रा आप सोच लो। एनसीईआरटी की कोर्स भी है, और अभी जो है वो कोर्स लॉन्च हो रही है, ऑप्शनल की कोर्स भी है। तो मेरा जो ऑप्शनल था वो सोशोलॉजी था, तो वो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, ये सारे मैंने ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले ऐसा फाइंड आउट किया। और कभी भी देखोगे तो ऑप्शनल सोशोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स ला के आपको देता है, और टॉप 10 में भी वो है। तो आप बाकी की चीज़ें जो है वो देख सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपका कॉल है, आप उसमें से कैसे लेना। लेकिन मैंने एक फैक्टर में ये लिया था, ये सोच के कि जब भी देखोगे ना तो क्वेश्चन जो है रिपीट होता है उसका, और हमें जो है अनसर्टिनिटी नहीं चाहिए एग्जाम में। ऑलरेडी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या क्वेश्चन आने वाले नहीं पता, ऑप्शनल में तो कम से कम पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, एकदम लिमिटेड पढ़ के। तो ये बेसिस में मैंने लिया था, तो आपकी क्या बेसिस होगी वो आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये आपको कंटिन्यू करना है आपको दिसंबर तक। ये दिसंबर तक आते आते
आपका यहाँ पे सी सैट की प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा आपका जीएस का जो मेजर जो है जीएस पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कोर्स ले रहे हो तो, और आपका ऑप्शनल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं आपको ऑप्शनल करवा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे ऑप्शनल करवाती हूँ तब यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में, टेस्ट के साथ में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको कैसे उसको लिखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये दिमाग में भरा होता है, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, ये चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हूँ। अब बाकी बच्चों के साथ में रील्स वगैरह देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, उनकी फीडबैक जो उन्होंने रिकॉर्ड की आप देख सकते हो। तो बाकी आपको जो ऑप्शनल आपने चूज़ किया उसके साथ भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ के साथ में आप आगे बढ़ना। अब दिसंबर जैसे ही आएगा इसके बाद एक्सक्लूसिवली यहाँ प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस लगाना है। तो प्रीलिम्स के लिए फोकस तब लगेगा जब आपने मेंस के सारे टॉपिक यहाँ पे जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया, तो आपने ब्रॉडर वे में अपनी सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब प्रीलिम्स का क्या है, थोड़ा थोड़ा जो फैक्ट बेसिस है उसको, और स्टोरी अगर आपको पता है, जो मेंस की आपको स्टोरी है वो पता है, आपने कोर्स किया है, तो प्रीलिम्स निकालने के लिए तकलीफ नहीं होगी। पर्टिकुलरली प्रीलिम्स को लेके तब हम एक स्ट्रैटेजी में चलेंगे कि आपको कैसे रिवाइज करना है, फिर उसके बाद टेस्ट लगाना है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट में जाना है, उसके बाद फुल टेस्ट में जाना है। आपका यहाँ प्रीलिम्स को लेके 3 महीना 4 महीना आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो 5 महीना यहाँ भी है, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 नहीं यार 8 महीना, वो 8 महीना में अगर आपने सस्टेन कर लिया, अपने डिसिप्लिन में वापस आ गए, अपने जो मकसद है उसको आप लेके डेली सब चीज़ से कट के अपने प्रिपरेशन में अगर आप जुड़ गए, तो आपका प्रीलिम्स यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता 2025 में, जब ये प्रीलिम्स आपके सामने आएगा। और उसके बाद देखो 2 महीने टाइम है, वो 2 महीने में आप क्या करोगे, केवल टेस्ट लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ये कोर्स पहले करके रखा हुआ है, सारे क्लासेस सब पढ़ के रखे हुए हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो क्लासेस कर लेते हैं उसको पढ़ते नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपको कि वो जो पोर्शन आपका क्लासेस में हो रही है, 1-2 टॉपिक हो रहा है, उसको साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी, ठीक है। और संडे के दिन में आपको जो चीज़ आपने यहाँ पे आपसे छूट गया है, हो सकता है पेपर की कोई आर्टिकल छूट गई है, या फिर आपसे छूट गया है कि कोई टॉपिक आपने यहाँ पे कवर नहीं किया, वो सारे के सारे संडे बैठ के कवर कर लो। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा 1-1 महीने का प्लान बना के आपको आगे चलता जाना है। 8 महीने में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, 8 महीने में आपका सिलेबस में आपको कैसे कंप्लीट करके चलना है वो दिमाग में आ जाएगा। आपकी करंट अफेयर्स आप हर महीने कर रहे हो, योजना कुरुक्षेत्र आप हर महीने देख रहे हो, तो ये एक अच्छा सा एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जो आप डेली, एक दिन में जब आप पढ़ने बैठोगे ये नहीं होगा, डेली कर रहे हो, डेली उठ रहे हैं, तो एक होता नहीं कि वेट लूज़ करना, तो आपको डेली करना है, डेली एक मोटिवेशन के साथ रहना है। बस कुछ एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो सच में अगर स्पोर्ट्स पर्सन है और आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब जाके भाई टूर्नामेंट के लिए रेडी होते हो। बस ये टूर्नामेंट आपका कब है, आपका प्रीलिम्स है, और उसके बाद आपका 2 महीने के बाद मेंस है, ये टूर्नामेंट है, ठीक है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू। तो ये टूर्नामेंट के लिए रेडी होने के लिए अभी आपको जो जो मैंने बोला ये सब सही तरीके से करोगे, तब जाके अंत में आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने अब जो है हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम अच्छे से प्रीलिम्स में बैठेंगे, हमारा बैक टू बैक यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें अगर बीच में आके बाद में पूछोगे कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया, ऑप्शनल नहीं लिया, अब जो है हमारे कोर्स में हमने नहीं आया है, तो हम क्या करें। देखो ये याद रखना, ये लाइफ का लास्ट इन्वेस्टमेंट आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर अभी सोचोगे कि नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो किसी से भी मतलब मदद मांग लो, कुछ भी करो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो साथ में तभी चलेगा जब आपको कोई यहाँ से धक्का मारेगा, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत 1 साल तक चलने वाली बात है, ठीक है। तो आप किसी से ये भी बोल सकते हो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पैसे मुझे तुम उधार दे देना, या अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करके बोलो कि मुझे यहाँ पे आप ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही ले लो, मैं इतना इसके ऊपर मतलब अपना जी जान लगा दूंगा कि मुझे यहाँ से मैं क्लियर करके आपको बहुत ज़्यादा और बेनिफिट दूंगा, मैं आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट इन द सेंस मैं आपका नाम रोशन करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके कोई बच्चे यहाँ पे डिसीजन लेते नहीं हमारे पास पैसे नहीं हो, तो ये मत करो, अपनी प्रिपरेशन पोस्टपोन्ड होती जाएगी। तो इसीलिए आपकी जो नई बैच आ रही है उसमें मैं, वी सर, बाकी सर, सब लोग यहाँ आपको ट्रेन करने के लिए है, ताकि आप इसके अंदर आओ तो
आके कम से कम, वरना बाहरी बाहर से हमें क्या पता चलेगा आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसी आपकी रूटीन चल रही है। मुझे कम से कम आप अपना मेंटर मान रहे हो तो वो मेंटर को जानने का हक है कि आपकी कितनी जो है वो आप डिसिप्लिन में हो, और डिसिप्लिन में नहीं हो तो टाइम है, 1-2 महीने में मैं आपको कैसे भी बोल के करवा दूँ। लेकिन जब ज़्यादा टाइम जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, तब उसके बाद वापस लौटने का टाइम नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ साथ में लेके अभी ये वीडियो देखने के बाद में आप अपना नोट करके चलो सारी, एंड पहले तो मटेरियल कलेक्ट करो, एनसीईआरटी सारे कलेक्ट करके रखो। उसके बाद में कोर्सेज के ऊपर जाओ, उसके बाद पेपर जो है हिंदू न्यूज़पेपर वो उसका सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शनल क्या चूज़ करना है, ये पूरा का पूरा 15 दिन इसके ऊपर लगाओ और उसके बाद में पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। तो मुझे लगा ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जो है किसी को नहीं पता होता है, तो वो भटकता रहता है, ठीक है, उसको पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ने में रहता है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो सही गाइडेंस के लिए SLV ऐप में आ जाइए, SLV चैनल में आ जाइए, SLV मेंटरशिप ग्रुप में आ जाइए और साथ में जुड़े रहिए ताकि आप भी कल को एक टॉपर बन सको। अब देखना प्रीलिम्स में ना हमारे इस साल के बच्चे कितनी ज़्यादा जो है वो मेहनत करे, पक्का निकलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपर बनने के लिए आर यू रेडी? तो कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ से डिसिप्लिन वाली लाइफ स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आगे जो भी सेशन होगा, अच्छा बहुत लोगों को ये भी होता है कि हमने अगर पेड लिया है तो आप यूट्यूब में क्लासेस ले लो। यार ये देखो, ये तो सबको जागरूकता फैलाने की बात है, यहाँ पे अवेयरनेस करवा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ना अगर आप वहाँ पे मुझसे जुड़ोगे, टीचर से जुड़ोगे, सर से जुड़ोगे, ऐप में जुड़ोगे, तो वो अलग चीज़ है। वहाँ पे तो बेनिफिट इतनी ज़्यादा है कि बोल ही नहीं सकते, ठीक है। आपके कोर्सेज को पूरी तरह कंप्लीट कराया जाएगा इतने अच्छे से, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर जो SLV ऐप में जुड़े हुए हैं। तो आप ये जो वीर सर का इनिशिएटिव है इसको समझते हुए, सर क्या चाह रहे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ईजी बनाया जाए, ठीक है। और हम भी यही चाह रहे हैं, इसी ईजी प्रिपरेशन के तहत आप भी अपने वैल्यू समझिए और हमारे साथ आके जुड़ो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं रैंडमली सेलेक्ट कर सकती, जब आप आओगे तब जाकर मुझे पता चलेगा आपके अंदर क्या पोटेंशियल है और ये प्रिपरेशन में कैसे आपको मैं मोल्ड करके ले जाऊंगी, ठीक है। तो फिर अभी जो लास्ट ईयर मैंने किसी को मेंटरशिप दिया था, आज वो IAS उसका क्लियर हो गया है। वेरी सून उसका जो वीडियो है वो आप देखोगे यूट्यूब में भी, तो तभी आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका खुद का मतलब ये एक्सपीरियंस था। वो खुद भी यहाँ पे बोलेंगे कि कैसे उनका जो एटीट्यूड था प्रीलिम्स का और मेंस का और इंटरव्यू का, कितना ज़्यादा मतलब मैंने उसको मोल्ड किया है, कितना ज़्यादा मेंटरशिप उसको, इतना ज़्यादा जो मैंने राइटिंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए मैंने बताया था। तो उसकी वजह से उसका पहला ही मेंस में, पहला ही इंटरव्यू में यहाँ क्लियर हो गया। तो प्रीलिम्स भी ही निकालना है, लेकिन प्रीलिम्स जब निकले तो वापस प्रीलिम्स में जाना भी नहीं है। इसके लिए ये जो मैंने आपको बताया ये करते रहो। एवरी मंथ आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू इन द मेंटरशिप सेशन, अगर आप यहाँ SLV कोई भी कोर्स में आप आ रहे हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।